Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr Sidharth Arora, and my friends, I hope you're all aware that we started a new channel called as Conceptology under the umbrella of the Unacademy platform. So it's a huge opportunity for all of you and for me as an educator कि हम कुछ important points को एक अलग ही नजरिए से देखें in the नजरिया, in the viewpoint of what is called as matrix. ज्यादातर aspirants facts को जमा करते रहते हैं, किताबों को जमा करते रहते हैं. It won't take you to Missouri. It won't take you to success. I am writing this on a piece of paper and handing it over to you. अगर तुम्हें civil service examination crack करनी है, तो you have to know what UPSC expects out of you. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ that UPSC is not looking for students जिनको वो officers बनाएंगे. No, UPSC is looking for officers within the students. तो तुम्हें पहले इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा और पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, पॉलिटिकल थ्योरी स्पेशली सो तुमको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर बनने वाला है. जब तुम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनोगे तो तुम्हारा एक्चुअली फंक्शनल सब्जेक्ट क्या होगा? पॉलिटी, गवर्नेंस. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस में तुम्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आना चाहिए. So you don't only have to mug it up. You don't have to only memorize it. You have to really understand it. But sadly so, ना वैसे पढ़ाया जाता है, ना वैसे पढ़ा जाता है. And that is why बहुत मेहनत करने के बावजूद भी large number of very capable aspirants अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते. So इस purpose के लिए thanks to Unacademy कि उन्होंने मुझे मौका दिया to make a separate exclusive channel only to make you understand what is called as Interconnection of Thoughts. इस चैनल का नाम है Conceptology. I would like you to subscribe to this channel ताकि for every new thing जो current affairs में हो रहा है, international relations में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, पॉलिटिक्स भी है, मैं तुम्हें ये समझा पाऊं कि कैसे कनेक्शन करते हैं. And this will give you a huge advantage in your exam. So this is of course me. I'm Dr Sidharth Arora. मुझे अनअकैडमी की दुनिया में SIDLIVE, SIDLIVE मेरे कोड के नाम से जाना जाता है. I have more than 12 years of experience in teaching UPSC aspirants, और over the last few years, especially on Unacademy, I have really felt the huge need of quality, polity and international relations and governance teaching. तो मैंने ऐसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, and I think कि अगर हम क्वालिटी टीचिंग करें और तुम क्वालिटी लर्निंग करो तो it will be possible for you to crack the toughest exam in the world. So conceptology is based upon a host of different things. आमतौर पे जो ज्यादातर एस्पिरेंट जहां शुरू होते हैं वहीं खत्म हो जाते हैं. यहाँ पर वो बिगिनिंग में शुरू हो जाते हैं. उनका स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, एकेडमिक स्टफ ही दिमाग से खत्म नहीं होता. उनको लगता है सर ऐसे करेंगे कि हम लोग एक स्कूल की बुक उठाएंगे और उसे रट लेंगे और फिर हम अचानक से सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने की जगह बिल्कुल टॉपर हो जाएंगे. होने वाला ही नहीं है माय फ्रेंड्स. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. दिस इज नॉट अ स्कूल लेवल एग्जाम. दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरह से तुम पास होने वाले हो, बेटा तुम पास होने वाले हो नहीं. हाँ, ये फर्स्ट स्टेप जरूर हो सकता है, बट ये फर्स्ट स्टेप ही है. राइट, यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस. So I will take you to the next point, that is facts and relevance. Now facts and relevance क्या होता है? So facts भी बहुत सारे होते हैं. सब बुक खोलो हजारों facts मिल जाते हैं. No, I will help you out, take out, cull out the important facts. और वो facts जो important ही नहीं है मेरे हिसाब से नहीं, एग्जाम के अनुसार it should be relevant. So I'll take it out and I'll share it with you, and then I'll mix it up. This is called as matrix. ये matrix, ये interconnection, ये circuit जो आप यहां से पॉइंट पकड़ो और वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, लास्ट पॉइंट पकड़ो ये मिडिल से कनेक्ट होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मैट्रिक्स व्हिच विल टेक यू राइट वेयर यू बिलोंग. सो स्टेजेस ऑफ एस्पिरेशंस होते हैं माय फ्रेंड्स. अगर स्टेजेस ऑफ एस्पिरेशन में अपने आप को देख लो कहां पर हो, तो 1 पे हो, 2 प्लस हो, 3 प्लस हो, 4 या 5 पे हो. तो यहां से ये जो इवन नंबर है ये अच्छे हैं. ओके, दीस आर अच्छे हैं. ये जो है इनका हाल थोड़ा सा नाजुक है जो ऑड में. शुरू करते हैं एमेच्योर से, जो सिर्फ बुक्स पर डिपेंडेंट करते हैं. तुम्हारा कुछ ना होना. ओके, मेक श्योर दैट यू वेक अप. यहां पर सिर्फ शुरुआत होती है, किताबें जमा करके देख लो. यस, यू नीड टू नो द बेसिक बुक्स, लेकिन वो केवल शुरुआत होती है. थोड़े लोग बेटर हो जाते हैं,
they come to stage 2 और ये even stage है, good stage। इसमें क्या होता है, याद आती है somewhere in the middle of the game कि यार I think I'm missing something, ये तुमने बहुत अच्छा मिस किया भाई, you are doing right, at least तुम जागे तो सही, थोड़ा देर सवेरी से। थर्ड स्टेज अगेन ऑड नंबर, बुरा हाल है उनका, क्योंकि वो डेल्यूशनल हो जाते हैं, डेल्यूशनल हो जाते हैं, कोई बात नहीं सर, हम बिग बॉस है, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज कर लोगे कैसे, विदाउट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन, विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कैसे मैनेज करोगे? बट वो उसी भ्रम में रह जाते हैं। द फोर्थ स्टेज इज द गुड वन विच इज रिकवरी स्टेज, जहां पर पहली बार तुम्हारे मुंह से निकलता है गुड यार मुझे मदद की जरूरत है, वेरी नाइस। लेकिन फिर एक और स्टेज होता है विच इज अगेन अ बैड स्टेज, विच सेज कि यार अगले साल कर लेंगे, इस साल टाइम नहीं है, इस साल हमको बहुत जरूरी काम है, जिम जाना है, हमको मॉडलिंग करनी है, और कुछ लोगों को होता है हमें शादी वादी करनी है, तो बेटा तुम्हारा काम हो गया। व्हाई? बिकॉज यू लुक फॉरवर्ड द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट वोंट टेक यू। एंड देन द वो वंस जिनमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, दोस्त विद अ विनर्स एटीट्यूड, दोस्त विद दोस्त एटीट्यूड जिसमें सिंगल पॉइंट फोकस है, विनर्स जो सीधा बोलते हैं सर प्लान बता दिया, पढ़ाई हम करेंगे, लेट्स डू इट। तो अपने आप को देख लो कौन से एस्पिरेशन में। ओके, आई शुड वांट यू टू जंप फ्रॉम सेकंड टू द फोर्थ टू दिस लेवल एंड देन यू विल मैनेज दिस एग्जाम। अगर तुम फर्स्ट थर्ड फिफ्थ में फंस गए, बाय बाय, इट्स ऑल ओवर। सो प्लीज चेंज योरसेल्फ, और इस तरह से मेरा शेड्यूल होगा। सो मैं तुम्हें पहले पढ़ाऊंगा फैक्ट्स, फिर तुम्हें फिलोसफी, फिर तुम्हें स्ट्रिक्टली रेलेवेंट टॉपिक्स, और रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। इस काम में तुम्हें बहुत मदद करेगी मेरी प्लस क्लासेस, जहां पर तुम्हें फिलोसफी as well as the facts को जोड़ना आएगा। So those who have yet not joined, please don't unnecessarily waste your time. मेरा track record ही मेरी statement है। So it is absolutely true. I have more than 7 crore minutes, live minutes watched on Unacademy. कुछ तो ठीक ठाक ही पढ़ाया होगा सिद्धार्थ सर। Yes sir, absolutely. I am the author of 7 best-selling books on constitution, polity and governance, and very important, हाथ कंगन को आरती क्या, पिछले एग्जाम में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 मैंने प्रूव किया हुआ है। गो टू द यूट्यूब एंड सी दैट वीडियो। मैंने प्रूव किया with the screenshots of my live classes that 18 out of the 20 questions that were asked last year were directly from our live classes। और मैं यकीन से बोलता हूं इस बार ये रिपीट होगा। अभी तो एग्जाम आई नहीं है, मैं फिर भी इसको रिपीट करूंगा। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय लर्नर्स, दे आर पुटिंग इन टू मच और टू एब्सोल्युटली हार्ड वर्क, एंड आई एम श्योर दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, that I am the recipient of love and respect from my learners। तुम लोग इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्पिरेंट्स है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है। अगर तुम्हारा मुझे प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, why not? So those of you are appearing for 2021, इस चैनल को देखना स्टार्ट कर दो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को देखना स्टार्ट करो, alongside my plus classes which you will opt for 1 or 2 years। So take 1 or year 2 year course, use the code SIDLIVE, और ये हो गया तुम्हारा 2021 वाले। जो 22 वाले हैं, ओके, ये तो करो ही करो, alongside that make your own notes also। 2021 वाले तुम्हारे पास साइंस खत्म हो गया, मैं सब लोगों को बोलता हूँ पेन और पेपर लेकर बैठो और अपने नोट्स बनाओ। लास्ट देयर आर सम स्टूडेंट्स जो किसी भी वजह से, कभी लक की वजह से, किसी और वजह से, मुझे नहीं पता, बट वो फिर किसी ना किसी वजह से रह रहे, कभी 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से, फॉर व्हाटएवर रीजंस, नेवर माइंड बच्चा, यू विल मैनेज दिस पार्ट। इस सीरीज को ध्यान से देखो, यू विल गेट एन एज, यू विल गेट दैट एज, वो थोड़ा सा डिफरेंस which will make sure that you'll crack this exam। I want you to join me on my Telegram channel also, tinyurl.com/siddharthpolity, tinyurl.com/siddharthpolity, ये लिंक है। नहीं तो इस वाले कोड को स्कैन करो and you can be a part of my Telegram channel। कुछ भी नया होता है, कुछ भी अपडेटेड होता है, मैं इसमें शेयर करता हूं। make sure that you are part of this part। तो इसको देख लो, tinyurl.com/siddharthpolity, and you'll be able to join us on the Unacademy channels पे। अगर तुमने आना है, every time use the code SIDLIVE। It is amongst the most popularly strongest team on Unacademy। Make sure that you are a part of Team SIDLIVE। You will get an immediate 10% discount, as well as you can use the code as soon as you use the code SIDLIVE। तो चाहे तुम्हें प्लस क्लासेस लेनी है, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लेनी है, चाहे तुम्हें ऑप्शनल्स होता है, आइकॉनिक स्पेशली तुम्हारे लिए बड़े काम की चीज है, बिकॉज उसमें कोई ना कोई तुम्हें फीडबैक लेता रहेगा। सो
इस चैनल को सब्सक्राइब करो, द लिंक इज गिवन डाउन राइट इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ द चैनल। मिस करोगे, मेरी गलती नहीं, मैंने तुम्हें जो समझाना था समझा दिया है। Choice is yours. You are a wise gang of students. Take a wise decision now. Join the plus classes. Subscribe to this channel. We have a recipe for success here. आज का टॉपिक is regarding democracy. Democracy क्या सर? इसमें democracy का क्या concept आ गया? So what we are today doing is the attack on democracy in the light of what has happened in Myanmar. Yes. तो पहले हमें डेमोक्रेसी समझना पड़ेगा और उसके बाद हमको उसको रिलेट करना पड़ेगा इन व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार। तो तुम नोटिस कर रहे हो यहाँ पे हो क्या है? यहाँ पर म्यांमार होने की सिचुएशन में ये इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स का पार्ट है, और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली पॉलिटी और ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी एज इन फिलोसफी एज वेल एज थ्योरी का पार्ट हो जाएगा। तो किस किस के काम आएगा? सबके काम आएगा। जो पॉलिटी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो भी, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि डेमोक्रेसी क्या होता है उनके लिए भी, जो रोज सुबह से शाम न्यूज़पेपर्स की तलाश में होते हैं कि वहां पे करंट अफेयर्स का कुछ टॉपिक मिल जाए उनके लिए भी, एंड फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस और पबैड और व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, उस सारे सिचुएशन में भी तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा होगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर ऑप्शनल इन डिटेल बट स्टिल इट विल बी ग्रेट हेल्प यू। तो कहानी शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। सो लॉन्ग टाइम अगो, I can still remember. सर गाने वाने मत गाया करो, लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। सो लॉन्ग टाइम अगो, एक जमाने की बात थी जब पूरी दुनिया में मोनार्की होता था। क्या होता था? मोनार्की होता था। व्हाट इज मोनार्की? राजाशाही, शहनशाही, जहां पना, अरे ये सब ओके। वन एब्सोल्यूट किंग हुआ करता था, वन एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी, और उस अथॉरिटी के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स होती थी। राइट डाउन, क्या वर्ड यूज किया? मोनार्की की प्रॉब्लम थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। राइट डाउन, नोट्स में लिखते चले जाओ ओके। तो मेरी क्लास को ऐसे मत वॉच करो जैसे तुम कोई मूवी देख रहे हो। कीप वर्किंग, ऑलराइट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर के साथ दुख होता था। व्हाट इज द दुख सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर से दुख ये होता था कि जब तक राजा ठीक है तब तक रानी ठीक है, जब तक शहनशाह साहब ठीक है तब तक तो सब ठीक है। बट if the raja is not good, if the queen is not good, if the monarch is not good, then there is always a chance of misuse of that power. उसको बोलते थे the arbitrary misuse of power. Now एक दिन सब लोग बड़े तंग आ गए और फिर आए ये जनाब, इनका नाम था क्लाइस्थेनिस। So Cleisthenes was the first among the Greek philosopher, और इन्होंने first time ये concept दिया that we should have something called as democracy. So अगर तुमको पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हो, if you're studying for PSI or something like that, then you have a very good opportunity to understand. ये थ्योरी पढ़ना बड़ी जरूरी होती है, पर लोग तो बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं, हम इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो क्लाइस्थेनिस साहब ने पहली बार 508 BC में तो ये देखा that there should be something else apart from monarchy, कुछ और भी होना चाहिए, और वो वर्ड एक्चुअली बाद में द एवोल्यूशनरी स्टेप को लेते लेते डेमोक्रेसी बना, or what is called as the Prajatantra. Now the entire concept is Cleisthenes साहब के लिए you can remember, all right, that he is the father of Athenian democracy. तो father of Athenian democracy, सर Athenian क्यों बोल रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है। Why are we calling it as an Athenian democracy? Because over the period of time, democracy has evolved into a variety of types. What we are saying is that the beginning of democracy per se comes from Greece. So Greece was there, but let me be very clear about it. Make no mistake about it. Athenian democracy, especially under Cleisthenes, was a very elementary democracy. Kind of democracy जिसको तुम इज्जत ही नहीं दोगे। बोले इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब तो डेमोक्रेसी इवॉल्व हो गई है। बिल्कुल सही बात है। These were very elementary stages of democracy, जहां पे the democratic reforms of Cleisthenes were a highly complicated revision of tribal and religious associations that had endured for centuries. Above all else, they were an attempt to make the different factions and regions of Athens of people with a popular assembly. तो उस टाइम के जो ट्राइबल्स थे, ग्रुप्स थे, राइट, उनको रीराइट करना था रूल्स को।
तो उन्होंने सोचा ऐसा नहीं चलेगा यार, तुम लोग फैक्शंस में डिवाइडेड हो, तुम लोग सेक्शन में डिवाइडेड हो, कोई कॉमनैलिटी नहीं है, सो लेट अस हैव सम काइंड ऑफ ग्रुप पीपल, फिर एक छोटा सा इलेक्शंस करेंगे, एक पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली बनाएंगे एंड देन वी विल डिसाइड अपॉन दिस। अब तुम्हें लग रहा होगा सर कैसी डेमोक्रेसी, इतना एलिमेंट्री? नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग, just the beginning, but thankfully it started. And when it started, initially बहुत सारा opposition हुआ, but then gradually people realized यार कुछ हद तक democracy is good for us. And therefore several other philosophers of Greece, उन लोगों ने इसको evolve करना start किया. For the time being, we are not going into this, but the word democracy का जो keyword है, the keyword for democracy is democratia. So when I say the word democratia, okay, you will understand this as the following. So let me do this. So we have the first word which is called demo, D-E-M-O, which is people, and cratia, which is nothing else but rule. So हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ कि यार पहली बार रूल्ड बाय द पीपल, इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे तो हम ग्रीस वालों से पूछ रहे थे, इसका मतलब क्या है? It is nothing else but power given back to the people, or rather power to the people. अब सोचने वाली बात यहां पर यह होगी कि शुड डेमोक्रेसी मीन ओनली पावर टू द पीपल, बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं होता. इट इज नॉट ऑलवेज द केस. व्हेन आई से डेमोक्रेसी, व्हेन आई से द वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज कंसेंट ऑफ द पीपल. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज कंसेंट ऑफ द पीपल. किस चीज की पावर मिली है? समझो बेटा कैसे पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी. किस चीज की पावर मिल रही है मुझे? व्हाट एम आई डूइंग? सो मोदी जी डिसाइड करते हैं, मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, चाइना के साथ कैसे डील करना है. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. मुझसे तो नहीं पूछा, तुमसे तो नहीं पूछा, तुम्हें फोन आया क्या? नहीं आया. बट मोदी जी जो भी कर रहे हैं, the Prime Minister of India, whatever they are doing, the Lok Sabha, whatever they are doing, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे कंसेंट से कर रहे. कैसे? ऐसे क्योंकि वो एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. मैंने उनको अपनी मर्जी से बाय अ फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन, क्या बोला? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन मैंने चुना है. तो जो वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं मेरे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोल रहे हैं जिनको मैंने चुना. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई हैव गिवन देम द कंसेंट, द यस टू डिसाइड ऑन माय बिहाफ. आमतौर पे आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम्स में, एक्सेप्ट द कैंटोनमेंट एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा, सारी की सारी डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां मेरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी डिसाइडिंग फॉर मी. ये मेरी पावर है. पावर टू द पीपल का मतलब यहां पर कतई ये नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं फैसला कर रहा हूं. मैंने एक फैसला करना है, क्या? कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे. इसलिए इस डेमोक्रेसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी बोलते हैं. सो आमतौर पे जब हम डेमोक्रेशिया वर्ड को समझते हैं तो वी अंडरस्टैंड इट इन द लिमिटेड सेंस ऑफ द टर्म्स दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर टू द पीपल. हाँ, होता है. स्मॉल कंट्रीज या स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, जैसे द कैंटोनमेंट एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, जहां पॉपुलेशन छोटी होती है, वहां पर यू कैन हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है. क्वेश्चन डाला, पूछ लिया. रेफरेंडम प्लेबिसाइड को भी काइंड ऑफ कंसेंट ऑफ और द कंसेंट और द पावर टू द पीपल या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल माना जा सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉट. डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट शुरू तो हो गया, नो डाउट अबाउट इट, लोगों को बड़ा पसंद भी आया, बड़ा अच्छा था, बट ऑपोजिशन भी होता रहेगा. ऑपोजिशन किसने हुआ? ऑपोजिशन हुआ ऑलवेज फ्रॉम मोनार्की. ऑपोजिशन हुआ फ्रॉम दोज हु डिड नॉट लाइक कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बैक टू द पीपल हो, बोले सारी पावर हमारे पास रखो, हेंस वी हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो ये ना लड़ाई चलती रही. ओके, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी अथॉरिटी जीतनी, कभी डेमोक्रेसी जीतनी, तो ये कहीं पे भी वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं चला. सो वी डोंट गो टू द थ्योरी पार्ट. फिर आया मॉडर्न डेमोक्रेसी. व्हेन द थ्योरी वेंट इनटू प्रैक्टिकलिटीज तो उसको बहुत सारे ऑपोजिशन हुई.
बोले यार हर टाइम थोड़ा डेमोक्रेसी चलेंगे। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी का थैंकफुली इस कंट्री ने हमारा भला कर दिया। इस कंट्री का नाम है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना सिर्फ एक लार्ज कंट्री बना, ना सिर्फ एक बहुत ह्यूज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर बना, but in the world of constitution, in the world of polity, in the world of liberty, in the world of law, अमेरिका का एक बड़ा ही जबरदस्त योगदान है। एंड वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल स्पेशली टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इस दुनिया को बहुत सारी चीजें दी जो शायद उस टाइम तक आराम से नहीं मिलती थी। ये पहली ऐसी कंट्री थी दैट हैड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे बहुत बड़ी बात है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मालूम है क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मींस भाई अब जो मैंने बोलना था, जो मैंने अपने सिटीजन को देना था, मैंने लिख कर दे दिया। सो दिस वाज अ वेरी बिग थॉट। इससे पहले कोई भी वर्ल्ड किसी भी कंट्री ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इतना फॉर्मली डिक्लेरेशन नहीं किया था। सो व्हेन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड से थैंक्स टू अमेरिका आल्सो इस मामले में। So James Madison, the father of the American Constitution, was very very clear about it कि हम लोग को जो कुछ भी करना है उसकी स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। एंड थैंकफुली उन्होंने डेमोक्रेसी को भी एक फॉर्मल ब्लूप्रिंट में डाल दिया। वेरी वेरी क्लियरली अबाउट दिस पार्ट। नॉट ओनली दिस, बाद में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया। सो इफ यू आर एवर आस्क्ड द क्वेश्चन कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? यूएसए। पहली बार प्रीएम्बल किसने लिखा? यूएसए। पहली बार फंडामेंटल राइट्स किसने लिखे? यूएसए। पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर्स किसने लिखा? यूएसए। सो अगर तुम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। क्या उन लोगों ने एग्जैक्टली सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी का लिख दिया। सो दे वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो अगर तुम्हें कभी भी ये थॉट प्रोसेस आए कि पहली बार डेमोक्रेसी एज अ फॉर्मल सेटअप कहां से स्टार्ट हुआ, so that obviously answers United States of America. So the Constitution of United States of America, adopted in 1788, provides the world's first formal blueprint for a modern democracy. So I hope the picture is 100% clear now that yes, democracy started, but democracy was informal in nature. कहीं ज्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं ऑपोजिशन था, कहीं थोड़े टाइम रहता था, फिर थोड़ी देर चले जाता था, and so on and so forth. And then came United States of America. I hope everyone is understanding and getting कि कैसे इस सब्जेक्ट को पकड़ना होता है, और कैसे इस सब्जेक्ट को एब्सॉर्ब करना होता है। So United States of America ने ये काम कर दिया, लेकिन फिर मेरे एक मित्र जो कि फ्रांस में थे, उनको बड़ी ऑब्जेक्शन हुई। किस बात की ऑब्जेक्शन हुई? उनको अमेरिकन डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर बड़ा मेजर ऑब्जेक्शन हुआ और उन्होंने एक बुक लिखी कॉल्ड एज डेमोक्रेसी इन अमेरिका। दिस जेंटलमैन वाज अलेक्सी डी टोकेविल। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्रेंच थे और हमारी फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको आमतौर पर अगर हम लोग अंग्रेजी फ्रेंच में बोलेंगे तो उनको अलेक्सी डी टोकेविल बोलेंगे। सो टोकेविल साहब वाज नॉट वेरी हैप्पी विद अमेरिकन डेमोक्रेसी। सो आई वंडर कि इनको प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अमेरिकन डेमोक्रेसी टू अ फ्रेंच फिलोसोफर जो कि अपने आप में भी महान होते। जो फ्रेंच philosophers है, they have also written some amazing things about democracy and liberty. I hope everyone knows about Montesquieu. In fact, जो American separation of powers था, उसको अगर किसी ने actual structure form दिया तो Montesquieu ने दिया। So French people and the French Constitution has also evolved. So what is his objection to American democracy, or for that matter, democracy? So let us now understand this, और फिर तुम लोग इस बारे में सोचो। So sit back, relax, and understand the entire concept, and I'm sure that you will understand the entire thing. ये क्या है? Democracy. What? Democracy. This is democracy. What? People ruled by the people. This is democracy, my friends. ये रहा democracy. इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, okay? Where is the बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत? ये रही democracy. This is democracy. People ruled by the people, regardless of their race, religion, caste, gender, सबको आजादी है। They can own vote if particular age से ऊपर चले गए तो free, fair and regular election से अगर तुम अपनी सरकार चुन सकते हो तो you are a democratic government. ये रही डेमोक्रेसी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जनाब, ये दिख रहे हैं? Can you see that? Yes. ये जनाब, okay,
बोलते हैं कि यार मुझसे इतनी जिम्मेदारी क्यों हुई, क्यों की तुम लोगों ने। ये देख रहे हो, ये वाले, ये वाले, ओके। मुझसे इतने जिम्मेदारी, मैं नहीं वोट करता, ओके। मेरे वोट नहीं करने से क्या होता है, ये तो वोट कर रहे, ओके। फिर ये जनाब, ये देख रहे हैं, ये बोलते हैं यार मेरे मेरे गलत वोट करने से क्या होता है, बाकी सब तो ठीक से कर रहे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल का महत्व ना होके मासेस का महत्व है। I hope the point is understood. The democratic system is not based on me. It is based upon us. ये तो अच्छी बात है ना सर, तो बुराई क्या? तो मैंने टॉकेवेल साहब को भी पूछा, मुझसे बुराई क्या? बुराई ये है that then the individual does not have any individual identity. He becomes a part of the crowd. He becomes a part of the crowd. मेरी गलती तो मैं, हमारी गलती, ओके, और हम तो मैं नहीं हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो जब मैं मासेस पर डिपेंड करता हूं तो इंडिविजुअल बोलता है यार मेरी गलती तो ना, मैंने नहीं वोट किया तो क्या हुआ, मेरे से गलत वोट हो गया तो क्या हुआ, मैंने गलत पार्टी को वोट कर दिया तो क्या हुआ। It is not an individual responsibility and you get lost in the crowd. Also, there is another problem. Democracy में तुम कितने भी सही हो, कितने भी गलत हो, it does not matter. Only thing what matters is majority. Majority किसके पास है? Who has the बहुमत? Who has the majority? अब there is a possibility कि ये वाला पर्सन, ये दिख रहा था, अरे वही ये वाला पर्सन शायद बिल्कुल सही, शायद, who knows, ओके। वैसे तो राइट एंड रॉन्ग कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी शायद ही इज राइट, ओके, ही इज द लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लेकिन हो सकता है ये बाकी क्राउड डज नॉट वांट टू फॉलो द लॉ, दे वांट टू डू समथिंग व्हिच इज इलीगल। क्या करेगा ये बेचारा इंडिविजुअल? नथिंग। इसका एक वोट और सामने वाले के पास 9999 वोट्स, हु विंस? मेजॉरिटी। सो देयर आर टू थिंग्स। वन, इंडिविजुअल गेट्स लॉस्ट इन द भीड़, क्राउड में खो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल व्हाट मैटर्स इज मेजॉरिटी। इसको बोलते हैं द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। जो बहुमत है वहीं पर सब कुछ होगा। सो ये वो बुक थी विच इज टॉकेविल साहब ने जो लिखी थी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और इन्होंने बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट बोला था, एवरी सिटीजन बीइंग एसिमिलेटेड, ऑल द रेस्ट इज लॉस्ट इन द क्राउड। सो बड़ा आसान हो जाता है भीड़ में खो जाना, तन्हा तन्हा लौटा हूं मैं तो भरी महफिल में। What? शायराना मोड़ है, पॉलिटी इज शायरी, एब्सोल्युटली। So every citizen being assimilated to all the rest is lost in the crowd. So we don't know. And also, जिसकी वजह से ये हो जाता है that there is tyranny of the majority. जो बहुमत चाहेगा वही होगा और वही कारगर होगा, वही बहुमत है। भैया जो बोल दिया वो ये कर दिया। Why? So regardless of your merit, democracy is nothing else but numbers, is nothing else but majority. अब तुम वहां पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि यार मैं ठीक हूं, who cares, I don't care, where does the number belong? So there is always a problem in democracy. जैसे a very major criticism of democracy, especially now, okay, जब धीरे धीरे तो मैं दिख रहा है कि वेरियस प्लेसेस डेमोक्रेसी में जो आजादी मिली हुई है, द सो कॉल्ड पीपल डिसाइडिंग, उसमें एक गड़बड़ हो सकती है। क्या होती है? वो मॉबोक्रेसी बन सकती है। मॉबोक्रेसी मतलब जिस तरह भीड़ है, उस भीड़ ने जो कर दिया वो फैसला हो गया, वही उस तरह की सरकार बनेगी। और दैट इज व्हाई इट इज सेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चर्चिल बोलते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल गेट द गवर्नमेंट दैट दे डिजर्व। फिर बोलो, इन अ डेमोक्रेसी पीपल गेट द गवर्नमेंट व्हिच दे डिजर्व। और वही चर्चिल यही बात बोलते थे, यार खुद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जनाब बोलते थे that you one major argument against democracy, if you want to have a major argument against democracy, ask the average voter standing in the queue,
एक एवरेज वोटर को अगर तुम जाके पूछोगे कि भाई तेरे को मालूम है जिस पार्टी को तू इलेक्ट कर रहा है उसका लास्ट ईयर मैनिफेस्टो क्या था, नहीं मालूम। इस साल क्या है, भगवान अपने को नहीं मालूम। तो तुम किस बेसिस पर वोटिंग कर रहे हो, ऐसा लगा अपन वोट करे। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज democracy is primarily based on what is called as uninformed decisions. Uninformed decision होते हुए भी सरकार तो वही बनेगी जिस तरफ मेजोरिटी है। So Tocqueville is not wrong. Tocqueville is not wrong because there are certain elements of things which are not very good in democracy. लेकिन there is a problem. फिर से चर्चिल, या चर्चिल ने डेमोक्रेसी की कितनी कहानियां सुना दी। तो चर्चिल यूज्ड टू से that democracy is the worst type of government. क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी नहीं बोला था, बात पूरी नहीं सुनी ना बेटा तुमने। Democracy is the worst type of government, but which was selected after rejecting all other types of government. हाँ, what beautiful thing, क्या यार तुम्हारे भी मजे हो गए। मतलब तुमने ऐसा सोचा था इस तरह से भी पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ी जाती है। सो डेमोक्रेसी बोलते का सबसे गंदी है, सबसे बेकार है, मान गया है सबसे बेकार है, बट हमने बाकी सब रिजेक्ट करने के बाद ये उठाया। ओके, तो तुम समझ ही लो कि बाकी सबका क्या हाल था। सो डेमोक्रेसी वेदर यू लाइक इट और नॉट इज द थिंग टू बी, बिकॉज हमें इससे बेटर कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं मिल रहा, क्या करें। सो I can understand. Tocqueville sir, please relax here. I can understand. There are negativities, but I don't have a better choice. Okay. फिर हमारे यहाँ पर प्यारे प्यारे लोग आते हैं। प्यारे प्यारे लोग क्यों होते हैं, फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी है क्या। हाँ सर, क्या मिलेगा मुझे डेमोक्रेसी से। तो बेटा देयर आर फर्स्ट, मैं एक तुम्हारे मन से दिमाग से एक बात हटा देता हूं, और उस बात को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुमको कुछ चीजें होती है, अपने आप से उसको वाइप आउट करना पड़ेगा। मुझे तो वाइप आउट फैक्ट, तो वाइपिंग आउट फैक्ट ओवर हियर इज दैट डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा थ्रेट किससे। ओ हैंड्स अप, मैं बताता हूं, मोनार्की से, डिक्टेटरशिप से, राजा से, रानी से, ना। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा थ्रेट लोगों से। क्या बोल रहे हो, डेमोक्रेसी तो पावर बैक टू द पीपल, नो वो तो है, लेकिन डेमोक्रेसी में द बिगेस्ट थ्रेट इज विद पीपल देमसेल्व्स। और वो तुम मुझसे मैं अभी अभी पूछवा सकता हूं। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, अकेले में देख रहे हो तो अच्छी बात है, कोई देख रहा होगा तो घबरा जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि कितने बार हमारे मन में ये ख्याल आया, क्या ख्याल है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल ये आता है कि काश इंडिया में डेमोक्रेसी ना हो के डिक्टेटरशिप होती। वेरी गुड सर, काश हम इंडिया नहीं चाइना होते। इंडिया को डिक्टेटर की जरूरत है। देखो सर वो लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं डिक्टेटर्स होते हुए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में सब कुछ डिस्कशन से होता है, सब कुछ बहुमत से होता है। बिल्कुल सही बात है। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यू आर कंपेयरिंग द बेस्ट डिक्टेटरशिप with not so good democracy। ये मैच ठीक थोड़ा ना हुआ। तुम बेस्ट डिक्टेटरशिप को बेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी से कंपेयर करो, फिर हम देखेंगे कि दोनों में जितनी प्रॉस्पेरिटी इस साइड है उतनी ही प्रॉस्पेरिटी इस साइड पे, और साथ में तुम्हें फ्रीडम भी मिल जाएगी। वाह 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 वाह, एक के साथ एक फ्री। लेकिन 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 व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड ऑल्सो रियलाइज कि जो वर्स्ट डिक्टेटरशिप है वो यहां नहीं है, यहां है। मतलब वर्स्ट डिक्टेटरशिप, नॉट सो गुड डेमोक्रेसी, या फिर इवन वर्स्ट डेमोक्रेसी से बहुत नीचे। वर्स्ट डेमोक्रेसी भी इतना नीचे नहीं गिरेगी, कभी गिर ही नहीं सकती। ओके, जितने लेवल पे वर्स्ट डिक्टेटरशिप चली जाएगी। सो अगर आपको वर्स्ट डिक्टेटरशिप के बारे में लिखना है ना, तो यहां मत लिखना भाई। ओके, वर्स्ट डिक्टेटरशिप यहां मत लिखना, वर्स्ट डिक्टेटरशिप यहां लिखना। तो हमसे गलती क्या हो जाती है, हम बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप ले लेते हैं और उसको नॉट सो गुड डेमोक्रेसी से कंपेयर करके खुश हो जाते हैं।
ओहो डिक्टेटरशिप अच्छी होती है। एक बार उन कंट्रीज का भी हाल देख लेना जहां पर डिक्टेटरशिप खराब हो जाती है, आंसू निकल आएंगे। कोई लिबर्टी नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं, जो मर्जी आर्बिट्ररी मिसयूज ऑफ पावर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन चाहे डेमोक्रेसी कितने नीचे गिर जाए, इस हद तक कभी नहीं गिरेगी। और अगर तुमको बेस्ट डिक्टेटरशिप को कंपेयर करना ही है, माइट एज वेल कंपेयर इट विद बेस्ट डेमोक्रेसी। तो बेस्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? बेस्ट डेमोक्रेसी वो होता है जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को कंबाइन करता है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क? वो जिसके बेसिस पर एक्चुअली डेमोक्रेसी बनाई गई थी। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बेस्ट डेमोक्रेसी शुड हैव। पहले वो तो समझ लो, फिर कंपेयर करते बैठना, और फिर तुम गलत फैसला नहीं करोगे। मैंने तुम्हें क्या बोला था? द वर्स्ट, द मोस्ट थ्रेटनिंग थिंग टू डेमोक्रेसी इज पीपल देमसेल्फ। हम ही गलत सपने देखने लग जाते, हम ही गलत चीज मांगने लग जाते। हमें वो डेमोक्रेसी प्लेटर पे मिल चुकी है, गिफ्ट के फॉर्म में मिल चुकी है, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज में लोगों ने, कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया और कर रहे हैं, तो भी उनको डेमोक्रेसी नहीं मिली। तो वो होने के लिए तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोई गलत सपना ना देख लेना, कहीं तुम अपने हाथ से आया हुआ गिफ्ट अपने हाथ से उसे बर्बाद ना कर देना, बड़ा पछताओगे। तो बोलते हैं ना, सपने सोच समझ के देखने चाहिए, कभी कभी सच हो जाते हैं। तो बेटा सपना ही गलत मत देख लेना। अगर तुम्हें बेस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल देखना है तो मुझे इन 4 पिलर्स की जरूरत है। इन 4 स्तंभ, 4 खंभों पर मेरी बेस्ट डेमोक्रेसी टिकी हुई है। So there are 4 critical things. One is called as legitimacy, second is called as justice, third is called as freedom, fourth is called as power. 4 क्या क्या बोले? Legitimacy, justice, freedom and power, in no particular order, but make sure that you know this part. So legitimacy, justice, freedom and power के basis पर तुम्हारे पास 4 स्तंभ है, 4 वो पॉइंट्स है जिनको हम बोल सकते हैं those which will determine a best democratic model. क्या है सर लिबर्टी? लेजिटिमेसी क्या होती है? लेजिटिमेसी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जायज पावर, जायज गवर्नमेंट। जायज गवर्नमेंट क्या होती है सर? जायज गवर्नमेंट वो होती है जो कंसेंट ऑफ द पीपल से आती है, जो मेरी मर्जी से आती है। आपकी मर्जी कैसे पता चलेगी? हाउ विल आई नो व्हाट इज द पीपल्स मर्जी? पीपल्स मर्जी बड़े आराम से पता चलती है। पीपल्स मर्जी पता चलती है बाय अ फ्री फेयर इलेक्शंस। हाँ, और इसीलिए इसको मैंडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको मैंडेट बोलते हैं। इसीलिए इसको जन आदेश बोलते हैं, जनता का आदेश बोलते हैं। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो अगर तुम मुझे फ्री इलेक्शंस दे रहे हो, फेयर इलेक्शन दे रहे हो, मैं वोटिंग कर सकता हूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर वोटिंग कर सकता हूं, तो जो सरकार बनेगी वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिलेगी। और हमारे देश में इस तरह से, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम नहीं पढ़े लिखे हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम मैन हो, वुमेन हो, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बियॉन्ड अ सर्टेन एज, अब हमारे केस में 18 ईयर्स है, बियॉन्ड अ सर्टेन एज, अंटिल अनलेस तुम सेक्शन 16 ऑफ आरओपी एक्ट 1951 में डिस्क्वालिफाइड हो, व्हिच इज वेरी लेस, तुम वोट कर सकते हो। तो सर्वसाधारण जनता, ओके, वी बिलीव इन द मासेस, विजडम ऑफ द मासेस, कि हम तुम्हें वोटिंग राइट से दे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में डिस्कशन हो रहा था कि क्या इंडियंस को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाना चाहिए, तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर बड़ा प्रेशर था। डॉक्टर अंबेडकर को बोला गया, क्या तुम इन इंडियंस को वोटिंग करवाते हो? ओके, ये तो अनपढ़ है, ओके, इनको तो वोटिंग भी नहीं आती, इनको समझ में नहीं आता, इनको मालूम ही नहीं कैसे वोट करना है, इनको क्या मालूम है, अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। सो हल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने बोला था द बोल्डेस्ट स्टेप टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बोल्डेस्ट स्टेप, पूरा दुनिया खिलाफ थी। अरे ब्रिटिश राज में हमको कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया, ओके, उन्होंने हमको एट मैक्सिमम कभी कभी लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया। बट जब डॉक्टर अंबेडकर एंड द फाउंडिंग फादर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर राइटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सिंगल डिजिट में इनका आईक्यू है, सिंगल डिजिट में इनका हमारा लिटरेसी रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विजडम ऑफ द मासेस पे मुझे भरोसा है,
and I will give them universal adult franchise because हम चाहते हैं ये अपने स्वाभिमान को दोबारा पहचाने। अरे वो देश देश क्या, जो इतना भी लायक नहीं समझा जाए कि वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर ले, कितनी बड़ी बात है यार। बेटा थैंक यू बोलो उस महान आदमी का whose name was Dr. B.R. Ambedkar, and to those big people who were present in the Constituent Assembly, जिन्होंने हम पर भरोसा किया कि हम लोग चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, चाहे हमें समझ में आता हो चाहे ना समझ में आता हो, आज भी दुनिया में, आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाओगे, उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा लोकसभा कहां पर होती है और राज्यसभा क्या होती है या कौन होता है क्या होता है, डजंट मैटर। ये मेरे स्वाभिमान का मामला है और इसीलिए आज जो सरकार चुन के आई हुई है ना, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। They belong to the Lok Sabha, to the Rajya Sabha, to the Chief Minister's house. I don't care. They're all legitimate government because they have the consent. Regardless of the fact कि हम लोग समझे या ना समझे, लेकिन हमने वोट किया by free fair elections. It is a legitimate government and that is what is the first component of this part. In contrast, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे गन पॉइंट पे ट्रैक वोट करो भाई, ओके वो भी नहीं होता। कुछ कुछ हमारे बाजू वाली कंट्री है, नाम ना लो तो ज्यादा अच्छा, यस वो बाजू वाली कंट्री है, वहां पे एक सीजन में डेमोक्रेसी, अगले सीजन में डेमोक्रेसी नहीं, एक सीजन में डेमोक्रेसी, अगले सीजन में डेमोक्रेसी नहीं। सो दिस इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड और दिस इज नॉट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर? जब तक इस पिक्चर को समझोगे नहीं, you will not get, don't memorize this, memorization का सब्जेक्ट नहीं है, ये शायरी है, ये पोएट्री है, you have to follow this like poetry। दूसरा कॉन्सेप्ट इज जस्टिस। ये वर्ड ना वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक दास्तान है। जस्टिस के बारे में जितनी डेफिनेशन सुनोगे ना उतनी कम पड़ेगी, हजारों बुक्स लिखी गई है, बट देन यू हैव टू रियली शॉर्टन डाउन टू वन कॉन्सेप्ट जिसको हम जस्टिस बोलते हैं। वो होता क्या है? सो व्हेन आई से जस्टिस, आमतौर पर हमें डेफिनेशन दिखाई देती है, द जस्टिस डेफिनेशन इन द रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कोर्ट्स, मुल्जिम, जज साहब, एंड वकील साहब, एब्सोल्युटली। सो वो जस्टिस है, ऑब्वियसली वो भी जस्टिस है, लेकिन एक और जस्टिस है। तो मेरे तो गुरु डॉक्टर अम्बेडकर, तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब से एक बात पूछा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब सर एक बात बताइए, हमारी भी तो कोई डेफिनेशन ऑफ जस्टिस होगी ना? डॉक्टर साहब ने बोला यस सर, प्रियम्बल में लिखा हुआ। प्रियम्बल में कहां लिखा हुआ? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यस, हमारी डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज इन 3 realms, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी इज एब्सेंस ऑफ privileges। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी इज नथिंग एल्स बट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, राइट? प्रिविलेजेस नहीं देना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकता। तो कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, अब वो इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस हमारी गलतियों की वजह से, हमारी सोसाइटी की गलतियों की वजह से पीछे रह गए, पर वो हमारे भाई बहन। यस, तो हम उनको जस्टिस देंगे। कैसे देंगे? बाय रिजर्वेशन। वाओ, विमेन हमारी गलतियों की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से वो पीछे रह गए, कैसे करेंगे? मेकिंग स्पेशल लॉज, जस्टिस। जुवेनाइल्स, हम उनको वैसे ही नहीं ट्रीट कर सकते जैसे कि एक एडल्ट क्रिमिनल ने किया, हम उनके लिए अलग लॉ बनाए। क्यों? जस्टिस। नाउ दिस इज डिफरेंट ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट प्रिविलेज। लेकिन तुम मैं सब बराबर है, ओके? और तुम मुझे वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीआईपी करो, नॉट डन। व्हाई? यू आर गिविंग प्रिविलेजेस। तो इक्वालिटी मैंने क्लासेस में बड़े डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो अगर तुम्हें एक मौका मिलेगा तो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो। जब इक्वालिटी की बात होती है तो मुझे जस्टिस देना, जब मैं बराबर है तो हमको किसी और को ऊपर नहीं बनाना। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिविलेज। लेकिन सबको समान अवस्था में ले आना, इक्विटी करना, इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इस पर फिर किसी दिन हम बहुत मैसिव डिस्कशन कर सकते हैं। जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट?
और वो हर जगह पर है, हर पार्ट, मेरे डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 38 में भी लिखा हुआ है, एंड इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल आल्सो, एंड नॉट ओनली देयर, अगर तुम ऐसे कल आउट करोगे फ्रॉम द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। थर्ड कॉन्सेप्ट हियर इज, तो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हुआ डेमोक्रेसी का, that we should have a legitimate government. Number two, we should have justice as a concept. The third concept is power. So, ये बड़ी खतरनाक चीज है बेटा. Okay, power is intoxicating. सत्ता का नशा होता है बिल्कुल. और जब पावर हो जाती है तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज पावर रुके नहीं रुकती बिल्कुल. अब आदमी के पास पावर होगा तो कुछ ना कुछ यूज करेगा, बट यही तो प्रॉब्लम है. डेमोक्रेसी में पावर अनलिमिटेड नहीं हो सकती. So you cannot have power which is unlimited. तो in other words, गवर्नमेंट जाकर सब कुछ एनक्रोच नहीं कर सकती. इन अदर वर्ड, पावर है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कल बोले कि यार तो मैं XYZ चीजें नहीं कर सकते, वो मेरी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट. तो गवर्नमेंट बोलेगी हमारी पावर है, पावर तो है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द लिमिटेड गवर्नमेंट. सर कुछ याद आ रहा है, फिर से क्या बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. सर कुछ याद आ रहा है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020. ओह, a constitutional government is a limited government. Why is it limited government? Because power unlimited हो ही नहीं सकती, तुमको मेरे राइट्स को रोकना पड़ेगा. सो जेफरसन, थॉमस जेफरसन, ऐसे मेरे को याद आया. So Thomas Jefferson, who was one amongst the founding fathers of the Constitution of USA, से एक बार पूछा गया, जब नया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, तो बोला, आर यू हैप्पी विद योर कॉन्स्टिट्यूशन? He said no. What? He's not happy? पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फंडामेंटल राइट्स, सॉरी बिल अमेरिका 1776 में आया, पहली बार प्रीएम्बल लिखा, ये क्या है, तुम लोग खुश नहीं? So Thomas Jefferson said a very beautiful line. He said, this constitution is telling us what the government can do. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. This constitution is telling us what the government can do. It is not telling us what this government cannot do. A constitutional government is a limited government. तो ये भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करवा रहे थे. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आप जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कितने वैरायटी ऑफ सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, तब तुम्हें समझ में आने लगता है, एंड देन इट ऑल स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. ये किसने बोला था? शाहरुख भाई ने. मूवीज भी देखनी पड़ती है, अरे मूवीज भी देख लिया करो, कभी कभी बॉलीवुड से भी पॉलिटिक्स समझ में आता है. सो यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पीपल. तुम सब कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू हैव दैट लिमिटेशन. सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द टेरिटरीज जहां पे इट डज नॉट बिलोंग. And the last part is freedom. अब इस पे भी बड़ा ही मेजर डेफिनेशन है. एक दिन हम बैठेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे and we'll go at length of what freedom is all about. So when I speak about freedom, okay, तो ये वाला concept is very different. So एक liberal democracy होता है जहां पे we have to define and limit power, और civil liberties को defend करना बड़ा जरूरी होता है. ऐसा concept क्या, ऐसा constitution क्या, या फिर ऐसा गवर्नमेंट क्या, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि जब मर्जी जो मर्जी जितना मर्जी एनक्रोच कर दे, तुम्हें जब मर्जी जेल में डाल दे. इसलिए आर्टिकल 21 लिखा गया था. क्या लिखा गया था? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो मैं फिर यूपीएससी सीएसई 2019 याद आ रहा होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी. तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, and we will discuss all these terms in different theories in different contexts at different times. But for the time being, मेरी चारों चीजें क्लियर हो गई. One is liberty, one is justice, number 3 is freedom, number 4 is power. No particular order. ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 more important, less important, but you have to make sure that you remember all of this. So 1 2 3 4 all of them आएगा ना बेटा, फिर तुम्हें मिलेगी बेस्ट डेमोक्रेसी. फिर मैं देखता हूं कि जब तुम्हारे पास बेस्ट डेमोक्रेसी है तो तुम किस मुंह से बोलोगे कि सर हमको डिक्टेटरशिप दे दो. नहीं, हमें ये सब मजबूरी वश बोलना पड़ रहा है, बिकॉज डेमोक्रेसी आजकल ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया में देयर आर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. सो वी आर नॉट अचीविंग व्हाट इज कॉल्ड एज द बेस्ट डेमोक्रेसी. जिस दिन बेस्ट डेमोक्रेसी आ गया ना बेटा, गलती से भी मन में ख्याल भी नहीं आएगा
कि यार ऐसा होना चाहिए कि ये ना एक डिक्टेटरशिप आ जाए, मुंह से भी नहीं निकलेगा माय फ्रेंड, because democracy is power to the people. Democracy is how things should be in the rules of nature, and that is why it is very, very important. So what is democracy actually about? It is a belief in the individual. Since the individual is believed to be both moral and rational, it is also belief in the reason and progress based on the belief that the growth and the development is the natural condition of making and so mankind and politics and the art of compromise. A belief in a society that is consensual based on a desire for order and cooperation, not disorder and conflict. A belief in shared power based on suspicion of concentration of power, whether by individuals, groups, or governance. यार अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेमोराइज ना हो जाओ, एक डाई हार्ड रोमांटिक हो जाओ, रोमांस पॉलिटी रोमांस भी है, ओके, कितनी बड़ी बात बोली, या मैं एक इंडिविजुअल पे भी भरोसा कर रहा हूँ, या तू बड़ा इंटेलिजेंट है भाई, ओके, तू रैशनल है, तू काइंड है, तू दिल से चाहता है कि सबका भला हो, लेकिन फिर हम मजबूर हो जाते, क्यों मजबूर हो जाते, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं अकेला सड़क पे कैसे चले जाऊं यार, ओके, ये पूरा हॉस्पिटल मेरे लिए, पूरा स्कूल मेरे लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मुझे एक शेयर्ड, एक ग्रुप, एक सोसाइटी, वहां पे भी मेरे को शेयर करना पड़ेगा, वो भी मेरे भले के लिए। फिर मुझे ये भी समझ में आता है कि मुझे बहुत टाइम जो मैंने सोचा है वही उसको कॉम्प्रोमाइज छोड़ के किसी और की बात माननी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स डिबेट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, डिले होगा, अरे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, जो मैंने सोचा वही ठीक होगा, फिर भी डिबेट करो, भी डिबेट करो, फिर भी रीजन करो, लोगों को मनाओ, फाइंड द मिडिल वे, वो ही ठीक है। आई इज स्ट्रॉन्ग, वी इज स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज शेयर्ड पावर, सब कुछ मेरे को चाहिए ना, लेट अस शेयर इट। दिस इज द ह्यूज स्पिरिट, जब मैं आई को भी प्यार कर रहा हूं और वी को भी प्यार कर रहा हूं, दिस इज डेमोक्रेसी। सो इट्स अ वेरी बिग स्पिरिट माय फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी 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 बिग स्पिरिट। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दिस इज डेमोक्रेसी। सो इट्स अमंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अगर तुम इसको सोचोगे, समझोगे, तो तुम कभी भी डिक्टेटरशिप, कभी भी आई पर नहीं करोगे, वी पे करोगे। सो एक कैट एंड माउस गेम चले आ रही है, जहां पर आई ट्राइज टू डोमिनेट ओवर वी, जहां पर अथॉरिटी ट्राइज टू डोमिनेट ओवर डेमोक्रेसी, एंड देन डेमोक्रेसी स्प्रिंग्स बैक, फिर अथॉरिटी स्प्रिंग्स बैक, डिक्टेटरशिप कम्स, डेमोक्रेसी गोज, डेमोक्रेसी कम्स, डिक्टेटरशिप, ये चलता चले जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, दिस इज हाउ थिंग्स विल गो। कौन बेटर है, मैं राज करूंगा या हम राज करेंगे? This will go on and we will hop on to Myanmar. लेकिन उससे पहले और बड़ा जरूरी है कि इतनी लंबी जो मैंने तुम्हें दास्तान सुनाई है, कि तुम्हें कुछ समझ में आई भी है कि नहीं आई है, बिल्कुल। तो लेट अस हैव सम रीकैप एमसीक्यूज। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखूंगा और तुम्हें मैं समय दूंगा 1 मिनट का, 60 सेकेंड्स का। पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। नहीं नहीं सर, पेन पेपर नहीं, हम कमेंट्स में आंसर देंगे, 10 कमेंट में आंसर दे दो। नेवर माइंड, द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे। Which country gave the formal sanction to the concept of democracy? Which country gave the formal sanction to the concept of democracy? Choice number A, England. Choice number B, USA. Choice number C, India. Choice number D, Italy. तुम्हारे पास है 60 seconds to answer this question. $60. Which country gave the first formal sanction to the concept of democracy? A, England. B, USA. C, India. D, Italy. All right. तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत करना मत, बिकॉज ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आज मैंने इनकी तारीफ में बहुत बड़े बुलंदे बांधे, बिल्कुल सही बात है। Which country gave the first formal sanction? Please write it in your comments. I want everyone to comment. Everyone must comment on this one. You still have about 10 more seconds to answer this question. Alright, I hope everyone has understood. और ये हम लोगों ने बड़े अच्छे से कर लिया था। The answer of course is the United States of America.
जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको अडॉप्ट कर लिया एंड इट बिकेम अ फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट। इससे पहले भी था डेमोक्रेसी, बट नेवर इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस। और जिन लोगों ने ये गलत किया है, तुम गरम गरम चाय पियो, ऑलराइट, इससे तुम्हें याददाश्त वापस आएगी। बिकॉज हम लोगों ने इस वीडियो में एक मेजॉरिटी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स की तारीफ की है कि ये क्या है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी? Which of the following is a manifestation of democracy? Choice number A, free elections. Choice number B, fair elections. Choice number C, regular elections. Choice number D, all of the above. All right. Which of the following is a manifestation of democracy? Free elections, fair elections, regular elections, all of the above. तुम्हारे पास है about 45 seconds to answer this question. All right. Is a manifestation of democracy, free elections, fair elections, regular elections, yeah, all of the above. All right. I think you should be able to answer this question. कमेंट्स में आंसर दो। कमेंट्स में आंसर देने को झिझक हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंसर इन योर नोटबुक। ऑलराइट, which are the following, and you have about 10 seconds to answer this question. I'm sure you have answered this very well. And the answer here is तीनों। तीनों means free elections, fair elections and regular elections। केवल फ्री करोगे, फेयर करोगे, रेगुलर नहीं करोगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि हर थोड़े समय के बाद तुम्हें चाहिए जन आदेश और मैंडेट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर इस बार तो चुनाव करा लिए, अब अगला चुनाव 22वीं सदी में, ऐसा नहीं होने वाला। So make sure that you know that the true elements of democracy is free, fair and regular election. Bringing us to today's concept. आज मैं डेमोक्रेसी के बारे में इतना इमोशनल क्यों हो गया? इमोशनल इसलिए हो गया हूं बिकॉज ये करंट अफेयर से, ऑलराइट। और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मेजर एपिसोड हुआ है एंड दैट इज द कू अटेम्प्ट, दैट इज द तख्ता पलट इन म्यांमार। अभी तो उसे एपरेंट कू बोल रहे, पर वो कू अटेम्प्ट ये। सो कू अटेम्प्ट ये है क्या? पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि कू क्या है। कू दे तात, ओके, इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। coup d'etat is actually a French word. तो मैंने तुम्हें पहले बोला था जितना अमेरिकन ने काम किया उतना ही काम इन पॉलिटिकल थ्योरीज फ्रेंच ने किया है। इनफैक्ट बहुत सारे सोर्सेज आप पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हो। सो coup d'etat का एक्चुअली मतलब होता है दैट यू जस्ट cut off the state. You cut off state. That's it. You remove the state. You take it over. You push it out. You just do what is popularly called as takhta palat. So you remove the government and you remove its powers. इसी को coup d'etat बोलते हैं, ओके। बट आमतौर पे ये ज्यादा फेमस हो गया विद वन वर्ड कॉल्ड कू। तो आप सीधा कू बोलोगे तो ये चलेगा। एंड ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आज ही हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ या इसके बाद नहीं होगा। इट इज अ कैट एंड माउस गेम। मैंने तुम्हें पहले बताया था बिफोर वी वेंट फॉर दैट रीकैप एमसीक्यूज। तो मैंने तुम्हें ऐसे ही पहले बोल दिया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई तो अब जिंदगी भर रहेगी ना। इट इज बाउंड to have some kind of attack from the I, from the authority, from those who don't want democracy. So we will now try and understand कि coup d'etat होता क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। So if you look in front of you, history of the world coups from 1950s to the present. तो ये तो अभी अभी हाल फिलहाल की बात है। So world has had 475 coups. क्या बात कर रहे हो यार, 475 coups in the last 70 years or so, right? And out of it 236 were successes. So it is a type of political instability जहां पर जो so called legitimate government है उसको उठा के फेंक दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको पुश ओवर कर दिया जाता है, बोला बाहर जाता है, तुम हम निपट लेंगे। और ये ऑब्वियसली अथॉरिटी के अंडर होता है, ऑब्वियसली एक डिक्टेटर के अंदर होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई मिलिट्री फोर्स लगी होगी, या कुछ भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होगा। सो वी विल सी वैरायटीज ऑफ दिस as coup d'etats और the coups, जिस तरह से हम देखेंगे और तुम्हें पता चलेगा कि इसमें भी विचित्र विचित्र तरीके होते हैं। क्या बात करो, कू में भी विचित्र तरीका। अरे बेटा पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे बेटा, यू स्टार्टिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, एंजॉय द स्टोरी। ऑलराइट, सो एक था नेपोलियन। कौन सा नेपोलियन?
नेपोलियन बोनापार्ट। ऑलराइट, तो इनके भी कथाएं हैं, इनकी कहानी में भी अगर तुम कभी बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन पढ़ोगे तो जरूर पढ़ना। अरे बड़े बड़े थ्रिलर्स इनके आगे कुछ नहीं है। तो इनकी कहानी में भी, इनके जीवनी में भी एक्शन है, रोमांस है, जोसेफिन है, ड्रामा है और कू भी है। कू कैसे आ गया? सो नेपोलियन साहब बड़े पॉपुलर हो गए। ओके, सो इन द लास्ट पार्ट of the 19th century, okay, or sorry, 18th century. So Napoleon sir, okay, became very popular, and when he came back to France, तो इन्होंने नोटिस किया ना सिर्फ ये बड़ा पॉपुलर है, बट जो गवर्नमेंट है वो करीब करीब बैंकरप्ट हो गई। So people want, and he was a very intellectual man, but a very power hungry man also. So नेपोलियन ने एक कू प्लान किया, बट अगर तुम इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो कू हार्डली था, बिकॉज नेपोलियन को कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए, राइट? इट प्रैक्टिकली हैपेंड। So in 1799, Napoleon Bonaparte pulled off one of the greatest political coups in history, seizing control of the French government in a matter of days without sacrificing a single life. ये बड़ा विचित्र टाइप का coup था। अब तुम्हें दिख रहा होगा, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, वैरायटी के coups है। कहीं कहीं पर ऐसी लड़ाइयां होती है, लोग मर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में तुमने देखा, चले जा रहे हैं लड़ाइयां, और फिर एक आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो मैंने तभी तो तुम लोग बोला एक था नेपोलियन, भाई इतना कैरिज्मेटिक आदमी, इतना जबरदस्त पॉपुलर सपोर्ट, तो कोई मानने को नहीं थे यार, कोई पीपल का सपोर्ट ही था इस आदमी के साथ, तो ऑटोमेटिकली वाह ये डेमोक्रेसी फिर भी नहीं है, बिकॉज तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना गया था, तब तक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नेपोलियन was not supposed to be the king. तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम्हें बड़े सुंदर कॉम्बिनेशन देख रहे होगे। So I am teaching you polity with politics with international diplomacy all together one. So on the November 9, 10, 1799, जिसको the month of Brumaire बोलते हैं in France, okay, वहां पर नेपोलियन ने कू किया। बड़ी अजीब सी बात है, कैसे बड़ी बात है, ये कू है, उससे पहले एक सरकार थी, ये जो सरकार थी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। वाई? बिकॉज लोगों की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल। लेकिन फिर नेपोलियन आता है और पीपल आर सपोर्टिंग नेपोलियन। हाँ सर, तो ये डेमोक्रेसी होगी? अरे नहीं हुआ। डेमोक्रेसी तब होगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगा। ओ सो 30 दिसंबर यानी कि करीब करीब एक महीने के बाद The new constitution was formally proclaimed with Napoleon ने खुद को first consul with full executive powers बना दिया, and then 5 years later उसने अपने आप को अनाउंस किया as the Emperor of France। अब तुम्हें यहाँ पे बड़ी प्यारी कॉम्बिनेशन दिख रही है, मैं तो तुम्हें मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, एक बड़ी प्यारी कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख रही है। क्या दिख रही है? कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो या फिर coup हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट यू हैव टू सेट डाउन द ग्राउंड रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखते, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखेंगे, सब अपने, कोई लिखेगा डॉक्टर अंबेडकर की तरह कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए होगा, लोगों के लिए होगा, भले के लिए होगा, वेलफेयर स्टेट के लिए होगा, फंडामेंटल राइट्स के लिए होगा। एक लिखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी फंडामेंटल राइट्स के लिए होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए। एक और लिखेगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए लिखेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये शुरू हुआ कू से जाएगा इनटू अ लेजिटिमेट जोन। तो जितनी जैसे मर्जी ले लिया, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग and then you take this. So the coup of 1890 Brumaire in the year 8 of Republican calendar is generally taken to mark the end of the French Revolution and the beginning of Napoleon Bonaparte's dictatorship. The Corsican had returned from Egypt on October 9th. His success in evading the British confirmed the growing belief in Napoleon's star. इनको माना जाता था कि ये लकी है, इज चोजन वन, ये खुद ही बनाया जाता है, ऑरा बनाया जाता है, और फिर तुम सत्ता ले लेते हो। पोस्ट मॉडर्न कूज एक और तरह के कूज है। ये क्या बात है? सो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न कू? पोस्ट मॉडर्न कू में गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? डर, इन्फ्लुएंस, पावर का इन्फ्लुएंस, वो ही अपने आप में बहुत होता है। तो यहां पर एक और सिस्टम आएगा जो मैं तुम्हें थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। आई प्लान टू मेक अ वीडियो ऑन चाणक्य। तो चाणक्य नीति पर जो वीडियो बनेगा तो तुम्हें पॉलिटी समझ में आएगी इन द वर्ड्स ऑफ चाणक्य हिमसेल्फ। तब तुम्हें समझ में आएगा कि राजनीति क्या होती है और राज व्यवस्था क्या होती है।
अभी तुम क्या पढ़ रहे छोटी छोटी किताबों से? यू कंटिन्यू विद मी, आई मेक यू अ डाई हार्ड पॉलिटी चैंपियन. सो व्हेन यू हैव पोस्ट मॉडर्न क्यू में इन्फ्लुएंस होता है, एक किंग होता है, एक किंग मेकर होता है. जब किंग मेकर किंग को बोलता है भाई निकल ले, व्हाट, यस तू छोड़ दे, तो वो किंग को मजबूरन छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो किंग की एब्सोल्यूट प्रेजेंस वाज बिकॉज ऑफ द किंग मेकर. ऐसा ही कुछ टर्की में हुआ था. सो टर्की में इन 1997 पोस्ट मॉडर्न कू हुआ. व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न कू? पोस्ट मॉडर्न कू इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं. ओके. और वहां पर जैसे ही जो वहां की आर्मी थी उसने, वो द किंग मेकर, उसने सिर्फ एक इन्फ्लुएंस डाला ऑन द प्राइम मिनिस्टर अरबकार और उनको बोला भाई छोड़ दो. एंड ही क्विट only under army pressure, not a single bullet fired, mind you. अब देखो तो कू होता है, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होता है, डर डर होता है. डर गोली चलाने से भी होता है, डर गोली चलने के ख्याल से भी होता है. सो पोस्ट मॉडर्न को A of February 28 looked back on an inglorious nadir of the recent history. तो ये स्टोरी, ये पिक्चर बहुत कुछ बयान कर रही है, बहुत कुछ बयान कर रहा है. पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. कोई गोली नहीं चल रही, लेकिन डर है. दैट डर वॉशिंगटन, सब सोल्जर्स के हाथ पीछे, ओके, राइफल भी हाथ में नहीं, पर वो डर था. एवरीबडी सेटल डाउन. अरबकान गिव्स पोस्ट. कू क्या होता है? कू इज पुशिंग ऑफ फ्रॉम द पावर. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कू. और फिर एक हमारे बाजू में नेबरहुड में पश्चिम की तरफ जाओ, नॉर्थ वेस्ट, ओके, वहां पर एक कंट्री मिलेगी, उसका नाम है पाकिस्तान. कंट्री पाकिस्तान, ऑलराइट. तो यहां पर तो एक ट्रेडिशन है, एक रिचुअल है. एक जमाने में, एक मौसम में डेमोक्रेसी मिलती है, अगला सीजन डिक्टेटरशिप का, अगला सीजन फिर डेमोक्रेसी का, फिर रोते पीटते थोड़ा टाइम चलता है, फिर उसके बाद फिर से डिक्टेटरशिप. यहाँ ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन है. डिड यू नो दैट द पाकिस्तानी मिलिट्री हैज रूल्ड पाकिस्तान फॉर हाफ इट्स हिस्ट्री? ये मैं नहीं लिख रहा माय फ्रेंड, मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए हुए फैक्ट्स है. सो इट्स ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन. बहुत सारे लोगों को लगता है कि 4 बार, 1 2 3 4 टाइम्स, ओके, पाकिस्तान हैज कम अंडर सो कॉल्ड मिलिट्री रूल. अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक एंड जनरल मुशर्रफ. तो अगर हमारे पास 1 2 3 4 है, मोस्ट पीपल डोंट नो कि एक पांचवा भी अटेम्प्ट था which was 1951, जिसको रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, जब लियाकत अली खान के खिलाफ भी आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया था. सो मिलिट्री कूज हैज बिगन इन 1958. अगर मैं विकिपीडिया को सर्च करूं तो 1958, बट एक्चुअली वो 1951 से स्टार्ट हुआ था. सो वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं होता, बट यहाँ पर एक ट्रेडिशन चला रहा है. तो वो चाहे जियाउल हक हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे याहिया खान हो, चाहे मुशर्रफ हो, और फिर वहां पर डेमोक्रेसी को ऐसा पकड़ के हत्या की जाती है. ओके, सो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का यह हाल होता है. ओके, भुट्टो हैंग इन ओपन, ओके, इन द रावलपिंडी जेल, और फिर खत्म हो जाता है फॉर लॉन्गेस्ट टाइम. फिर लोगों की वहां पे आवाज नहीं सुनी जाती. वहां पे मिलिट्री इज प्रैक्टिकली डिफैक्टो रूलर्स, राइट. ये ट्रेडिशन हो जाता है, ये कल्चर हो जाता है. कभी कभी ये सोचकर बड़ा घबराहट होती होगी कि यार पाकिस्तान का हाल इतना बुरा है क्यों? द हाल इतना बुरा इसलिए है बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाउ द सिस्टम फंक्शंस, हाउ द इंस्टीट्यूशन फंक्शंस, हाउ द डेमोक्रेटिक पिलर्स आर स्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. तो जब हमारे कंट्री में भी बोला जाता है, जब हमारे भी कंट्री में बोला जाता है दैट फला इंस्टीट्यूशन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, पार्लियामेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज कि तुम कितना बड़ा गुनाह अजीम कर रहे हो, बिकॉज यू आर शेकिंग, यू आर टचिंग द वेरी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अगर आप उस पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को, मैं नहीं बोलता कि तुम फेयर क्रिटिसिज्म ना करो, कोई नहीं बोल रहा कि आयरन कर्टन डाल दो, कोई नहीं बोल रहा. Nobody is away from criticism in a democracy. Everyone should be criticized, but it should be fair criticism. It should be reasoned criticism. It should be some based criticism. Baseless criticism, absolutely not done. जब तुम ईवीएम टैंपरिंग वगैरह की बात करते हो तो फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस की हमारी इस लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन को के ऊपर सवालिया निशान उठा देते हो. डोंट रेज क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी, एल्स ये हालात, ये इन कंट्रीज ने कर लिया होता ना, ये पाकिस्तान ने समझ लिया होता ना, तो यहां पर एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होती.
India is the largest democracy and it is a shining example of democracy, जहां ना कभी हम लोग को ये सब चीज देखनी पड़ी जो यहां दिख रहा है, ना हमको कोई ट्रांसफर ऑफ पावर में प्रॉब्लम है जो अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप एपिसोड में हुआ. सो बी प्राउड ऑफ दैट डेमोक्रेसी, बी इंजॉइंग दैट डेमोक्रेसी कि देखो यार हमारे ये इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग देयर जॉब, पार्लियामेंट इज डूइंग देयर जॉब, द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग इट्स जॉब. जब तक तुम उस चीज को विश्वास नहीं करोगे और जब तक तुम उसको कंटिन्यू नहीं करोगे और अकड़ में कहो, गर्व से कहो हम डेमोक्रेटिक है. तो आज की बात मतलब रिसेंट की बात, आज ही मतलब नहीं हुआ, मैं कोई बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूं. तो वेरी रिसेंटली म्यांमार में फर्स्ट ऑफ ओके एक इवेंट हो गया अचानक, एवरीवन वोक अप तो वेरी खतरनाक न्यूज, and that Myanmar's de facto leader Aung San Suu Kyi and other top political leaders, including President Win Myint, were detained in a raid on Monday in an apparent coup. The nation's military, called as the Tatmadaw, seized control of the country. अरे सर coup हो गया बिल्कुल, पर वो मिलिट्री coup तो मान ही नहीं रही. क्यों ये बोल रहे कि भैया ये तो गवर्नमेंट ही लेजिट गवर्नमेंट नहीं थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर की तरह ये बात समझा रहा हूं. अगर मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं कि मिलिट्री मानने को नहीं तैयार है कि ऑंग सान सू की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है तो एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी गायब है, तो डेमोक्रेसी तो गिर गई. अब वो मिलिट्री बोल रही है भैया काय का कू, हमारा कोई कू तो है ही नहीं. ऑलराइट, ये कौन कू है? ओके, ये तो गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं थी ना. ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही, ये समझने के लिए तुमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. तो मैं तुमको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गोइंग फंक्शन. तो हमको यहां पर जाना पड़ेगा इन रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, जो कि 2008 में अडॉप्ट किया गया. सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो म्यांमार है इसके साथ डेमोक्रेसी का बड़े अच्छे संबंध नहीं रहे. For the longest time, democracy evaded Myanmar, or rather Myanmar evaded democracy. Either ways, whatever. So क्या फर्क पड़ता है? Reason ये है कि Myanmar was not very happily democratic in nature. In fact, म्यांमार में तो बहुत सारे इन लोगों जो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो completely uninitiated है, उनको लग रहा होगा भगवान कौन म्यांमार, तो भैया वो वही बर्मा है. Burma was Burma. Okay, before it became Myanmar, Burma was very famous for because the Burman community वहां पे बड़ी famous थी. But then military को लगा Myanmar is better, but actually it is both synonymous with one another. And for the longest time लोग इसको Myanmar मानने को नहीं तैयार थे, Burma ही मानते थे. Okay, it was very recently when America also started accepting. In fact, American के सारे official statement में उसको Burma ही बोला गया था. Very recently Americans ने बोल दिया अपने official statement में, उनके foreign secretaries ने, कि ये Myanmar है. वो Burma वाले खुश, म्यांमार वाली मिलिट्री जो जुंता गवर्नमेंट जो बोलते हैं, दे वर वेरी हैप्पी कि चलो जी हमारी बात तो मानी. आइदर वे बर्मा और म्यांमार हैज हैड अ वेरी dicey relationship with democracy. So we will have to look into each of this part. और मैं तुम्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन का I am showing the one of the provisions. So Section 20 or other Article 20 of this Constitution says the defense services is the sole patriotic defense force which is strong, competent and modern. Wow. Defense services have the right to independently administer and adjudicate all affairs of the armed forces. सुनाई दे रहा होगा सर, हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. हाँ, यहाँ कुछ और है, अगला देखो. Commander in Chief of the Defense Services, the Supreme Commander of Armed Forces. Oh, Defense Services has the right to administer for participation of the entire people in the Union security and defense. Defense Services is mainly responsible for safeguarding the non-disintegration of the Union and non-disintegration of national solidarity. Is mainly responsible for safeguarding the Constitution. Sir, हमारे यहाँ तो President does. यही तो मेरी बात है मेरे बच्चा. You have to understand this part. Constitution सब लिखते हैं. एक डिक्टेटर भी लिखेगा, एक डेमोक्रेट भी लिखेगा और बर्मा की मिलिट्री भी लिखेगी. वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से लिखेंगे. वही है कायदा जिसमें अपना है फायदा. सो लुक एट देयर कॉन्स्टिट्यूशन. दे रोट दिस ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन सेल्फ. इट इज मैं.
सो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये डिटरमाइन कर रहा है कि बर्मा की डिफेंस फोर्सेस और रादर म्यांमार की डिफेंस फोर्सेस ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिया बिकॉज ऑफ दिस constitution. So the political climate in the junta-led Myanmar started changing around 2010. In 2008, the military had written a new constitution that made sure that the general's interest would be protected even if there is a transition. लेकिन हुआ यहाँ पर ये तो उन्होंने पहले अपनी तैयारी करके रखी कि भैया तुम जीतो चाहे हारो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंटरेस्ट ठीक ठाक रखना चाहिए. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड ये हुआ 2008 में. तो स्टेप नंबर 1, 2008 में आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, सब कुछ अपने अनुसार लिखा, वेरी गुड. देन कम्स 2010. तो 2010 ओके, जहां पर यंग सोल्जर्स को बढ़ाया गया. एनएलडी, एनएलडी कहां से आ गई? NLD was the political party which was headed by a charismatic leader called as Aung San Suu Kyi. So Aung San Suu Kyi was the one जो अचानक re-entering the politics part. Now I have to explain कि Aung San Suu Kyi का इस पूरी पिक्चर में स्टोरी क्या है. So हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा and then you will understand this better than anything else. तो फ्लैशबैक में जाते जाते तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये हुआ क्या है. 2008 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्लॉजेस आर्मी ने खुद डाल दिए थे दैट द प्रेसिडेंट मस्ट हैव मिलिट्री एक्सपीरियंस. स्टेप नंबर 1. तुम्हें नोटिस हो रहा है या नहीं? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना है कायदा, ये वही है कायदा जिसमें अपना है फायदा. प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन shall not be subject of a foreign power or a citizen of a foreign country. अब ये क्या चक्कर हुआ? अब चक्कर ये हुआ, मैं तुमको कुछ कनेक्ट करना सिखा रहा हूं. कहां जा रहे हो सर? अरे पहले लाइन पे. अब इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो और ऐसे पढ़ो जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर पढ़ता है. म्यांमार डी फैक्टो लीडर सूची. पढ़ लिया था, पढ़ा तो था मेरा बेटा, पढ़ा नहीं था. Why are we calling her as a de facto leader? Why are we calling her a de facto leader? Because of the concept which is given here, that anybody who has a foreign country's relationship will not be made to be a president. So Miss Suu Kyi, whose 2 sons, थोड़ा सा भी रिश्ता है, उनके 2 बच्चे ब्रिटिशर्स है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती. But we make who is the president and Aung San Suu Kyi are on the same page. तो ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन है, बट Aung San Suu Kyi प्रेसिडेंट नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू 2008 कॉन्स्टिट्यूशन. सो बर्मा में 2010 इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस implications of the new constitution. Burma plans to hold its first parliamentary elections in 20 years. These elections are to be held under a new constitution, so-called agreed in a referendum in 2008. These are widely seen as fraudulent. कोई ये बात मानने को नहीं तैयार है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको अपोज करने वाला कोई नहीं है. So we are showing this. The Burma's ruling military junta, the State Peace and Development Council, has insisted on conducting the polls as a part of what it is called to as disciplined democracy. शब्दों का महत्व सुनो. ये आर्मी तुम्हें अलग ही तरह की डेमोक्रेसी दे रही है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन डेमोक्रेसी. बोलते यार तुम लोगों की बात हम नहीं सुनने वाले. सो ये कोलावरी क्यों है? कोलावरी, व्हाई दिस कोलावरी दी. सब गाना बंद करो, पढ़ाओ. ये लड़ाई झगड़ा है क्यों? क्या ये सिर्फ डेमोक्रेसी और मिलिट्री के बारे में? नहीं, ये ईगो बैटल हो गया. ऑन वन साइड इज द म्यांमार आर्मी चीफ Min Aung Hlaing, okay, or on the other side is a very charismatic pro-democratic leader called as Aung San Suu Kyi. तो ये 2 लोगों की ईगो क्लैश हो रहा है, 2 लोगों की विचारधाराओं की लड़ाई है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या. सो Aung San Suu Kyi के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. शी कम्स फ्रॉम वेरी वेरी पेट्रियोटिक बैकग्राउंड, सो टू से. शी इज द डॉटर ऑफ म्यांमार इंडिपेंडेंस हीरो जनरल ऑंग सान, जिनकी असैसिनेशन हो गई थी जब ऑंग सान सू की सिर्फ 2 साल की थी. ओके, उसके बाद जो एक कहानी शुरू हुई वो अपने आप में बहुत मेजर पॉलिटिकल, नेशनल एंड पर्सनल स्ट्रगल है. सो फर्स्ट ऑब्जर्व, ओके, वेरी यंग लेडी एंड शी गोज इनटू अ वेरी मेजर कॉन्सेप्ट एंड
She was only 2 years old, okay, and 1946 में उनके father को assassinate किया गया. 1960 she comes to India और उनकी mother was Myanmar's ambassador to New Delhi. Now 4 years later, Aung San Suu Kyi गई Oxford University पढ़ने के लिए. She falls in love and she marries a British national called as Michael Harris, जो उनकी फोटोग्राफ है. और as I told you, इनके 2 बच्चे हैं, तो वो ब्रिटिशर्स है. ये 2 बच्चे ब्रिटिशर्स होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द मायनमार कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकती. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. So now she is a huge fan, or rather she is inspired by Martin Luther King and our own Mahatma Gandhi. और ऐसा कौन है जो महात्मा गांधी से ऑलरेडी इंस्पायर्ड नहीं है? इन सारी चीजों में जहां पर भी हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीपल्स मूवमेंट कहते हैं, पूरी दुनिया महात्मा गांधी के वो ही फॉलो करती है. सो इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स किए, बहुत सारा ऑपोजिशन किया टू द मिलिट्री रूल इन बर्मा. 1988 में ओके उनके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया. अब ये जो स्टोरी स्टार्ट हुई है ये लंबी जाएगी. सो द मिलिट्री गवर्नमेंट ने 1990 में इलेक्शंस किया. सूची का एनएलडी पार्टी जीत गई, लेकिन मिलिट्री ने बोला ना, हम नहीं मानते, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. नहीं मानते, नहीं मानते तो क्या नहीं मानते? There is no legitimacy in this government. I hope everyone is now connecting to that picture. First thing that you require is legitimacy. So सूची को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया. 1995 में उनको छोड़ा गया, फिर से डाल दिया गया. So it continued बार बार, okay, and in September 2000 and finally she was released unconditionally in May 2002. लेकिन उसके बाद फिर उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया. So this story went on and so on so forth. वो बड़ी फेमस हो गई. टाइम मैगजीन में ऑन्ग सान सू की का नाम आने लग गया. पर फिर उन्होंने बोल दिया ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है जो हो गया सो हो गया. आई विल कीप फाइटिंग ऑन दिस पार्ट. एंड फर्स्ट इलेक्शन शो हुआ जिसमें नवंबर 2010 उनको फिर से अरेस्ट किया गया, लेकिन 6 दिन बाद छोड़ दिया गया. नाउ as the new government embarked on a process around Miss Suu Kyi and party rejoined the political process, they won 43 or 45 seats contested in April 2012 by elections. और जब इनको लगा कि हाँ मेरे पास पॉपुलर सपोर्ट है, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया. ये थोड़े देर के लिए बर्मा छोड़ के गई. सबको लगा अब तो आपने बर्मा छोड़ दिया, अब वापस नहीं आने देगी वहां की जनरल्स. लेकिन इन्होंने हिम्मत की एंड शी केम बैक. व्हेन शी केम बैक थिंग्स चेंज. सो तब तक ऑन्ग सान सू की had become very very famous not only nationally but also internationally as a symbol of democracy, as a symbol of people's movement. तो आपको फोटोग्राफ से देख रहा होगा, this is the United States President Barack Obama and Aung San Suu Kyi and so on and so forth. In 2015 she won a landslide victory, but वो फिर भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाई for the reason क्योंकि अभी भी बर्मा में, म्यांमार में 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था. 2015 में however she won and that is why she is very very famous as a beacon of human rights. 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, तब वो हाउस अरेस्ट में ही थी. तो ऐसा नहीं है that she has not worked hard, ऐसा नहीं है that she was not or she was not having popular support. लेकिन 2015 के इस इलेक्शन के होने के बाद भी, which was the first, मान के चलो तो openly contested elections in several years, Aung San Suu Kyi has now faced 2021 में February में a coup. The reason over here, और जिसका reason का बड़ा important part है, that despite the fact कि उन्होंने 2015 में भी 2020 में भी landslide victories जीती है, लेकिन the military says no. अरे क्यों नो यार? She's won according to the constitution. She's won. यहां पर सारा पॉइंट उन 4 पिलर्स का. मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं वो हमेशा मैट्रिक्स होगा, हमेशा कनेक्टेड होगा. सो अगर आज की बात करें तो म्यांमार रूलिंग एनएलडी पार्टी ग्रैब्स मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट्री स्टेट. ये 2020 की न्यूज को अब रीड करो इसके साथ. द मिलिट्री बैक्ड यूएसडीपी, जो इनकी जो ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है, 100% सपोर्टेड बाय द मिलिट्री, वो बोलते हैं कि इलेक्शन ही फ्रॉड है. व्हाट? यस. मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा था? डेमोक्रेसी इज फ्री, फेयर
एंड रेगुलर इलेक्शन, ये मिलिट्री बोलती है कि ये डेमोक्रेसी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शंस में जो वोटिंग हुआ है वो फ्रॉड है, और अगर वो फ्रॉड है, वो इरेगुलर है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, और अगर ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और अगर ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है तो तुम यहां पर बैठ के क्या कर रहे हो। आई होप तुम्हें पॉलिटी समझ में आ रही है, आई होप तुम्हें थ्योरी समझ में आ रही है। दिस इज हाउ थिंग्स आर टेकन, ऑलराइट। ये कोई मूवी नहीं चलती जो मर्जी बोल दिया जाए। everything is supported by law, by constitution, by political theories। तो तुम मेरे साथ पढ़ोगे ना तब तुम्हें ये सब समझ में आएगा, वरना तुम टाइम पास में मेमोराइज करने लगोगे। So Myanmar's politic powerful military chief had raised doubts about last year's election result even before the polls were in। We are in a situation where we need to be cautious about the outcome। और जबकि एनएलडी जीत गई है एंड यूएसडीपी हार गई है, यूनियन सॉलिडरी एंड डेवलपमेंट पार्टी हार गई है, लेकिन अब उन्होंने बोला है दैट द यूनियन इलेक्शन कमीशन के अनुसार, और तुम्हें मालूम है ये यूनियन इलेक्शन कमीशन भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन जो 2008 में बना है, उसी ने बोला है कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मिलिट्री बोली है 86 लाख इरेगुलरिटीज है इन वोटिंग। और अगर इतनी सारी इरेगुलरिटीज है तो ये क्या का इलेक्शन, और अगर इलेक्शन फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, तो कहां नहीं होगा, फ्री डेमोक्रेसी कहेगी, और डेमोक्रेसी नहीं है तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया। अब मैं मिलिट्री से पूछूं कि भाई इसका मतलब है तुम्हारे यहां सरकार नहीं रहेगी, तो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। द मिलिट्री स्टैंड इज कि हमने टेम्पररी टाइम के लिए टेक ओवर किया है, उस 1 ईयर टाइम में हम एक फेयर इलेक्शंस करेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि म्यांमार इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिसके साथ डेमोक्रेसी का बड़ा पुराना नाता बहुत अच्छा नहीं रहा। नंबर 1 इज दिस। नंबर 2 हियर इज यार पावर ना बड़ी इंटॉक्सिकेटिंग होती है। ओके, अब एक बार पावर मिल गई और फिर तुम्हें मालूम है कि ऑंग सान सू की इज अ वेरी पॉपुलर लीडर, will she win the elections again or not is a $1 million question। who am I to say anything on this part। एक और क्वेश्चन है कि ऑंग सान सू की और द प्रेसिडेंट और बाकी एनएलडी के लीडर्स आर दे ओके और नॉट, they are under house arrest। for the time being we can only say and hope and pray that they are okay। for the time being we cannot do this। another important problem is the international pressure। will the United States make a sanction? $1 million question। will India do something about it? $1 million plus one question। why? Because when you are not understanding the international ramification of a change in government, because Burma is not under a military control by force, they have made a political work that the elections were rigged। so it becomes very difficult for any country to go and raise sanctions on this part until unless they have a solid base or solid proof to prove that this was only by force। so this is a very difficult and a delicate question, and the Indian government will also have to think, because Indian government को ये भी सोचना पड़ेगा कि जनरल्स अगर इस तरह पे राज करे तो उनके साथ कैसे हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, because Burma plays a very important role in our regional situation। also another very interesting role to be seen and which we'll see and discuss in the future is China and Southeast Asia, especially Thailand। so we'll have to be very worried about कि कैसे सब लोग रिएक्ट करते हैं, and let's hope and pray कि at least for the time being Aung San Suu Kyi, the president and the rest of the NLD leaders are absolutely safe। second, a very important part, the democracy returns in a far more better and a more hospitable environment to Myanmar, because after ये पूरी डिस्कशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने नोटिस किया, ठीक है यार बेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार इससे अच्छा मेथड ऑफ गवर्नमेंट है नहीं। वी शुड ऑल प्रे फॉर डेमोक्रेसी एंड पावर वी रिटर्न टू द पीपल। सो February 1, 2021 की ये न्यूज, म्यांमार जनरल्स टर्न बैक द क्लॉक, यानी कि वो जो 1990 की बातें थी, वी हैव कम बैक टू दैट। सो द लाइफ हैज कम बैक अ फुल सर्कल। हमने ये शुरू किया था कहानी कि कहां से म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी, कैसे हाउस अरेस्ट किया जाता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव कम बैक टू दिस पार्ट। सो आई होप तुम रिलेट कर पा रहे हो बेटा, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने पॉलिटिकल थ्योरी से, पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटी से, पॉलिटी को फिलोसफी से, फिलोसफी को करंट अफेयर्स के साथ डिस्कस किया है।
अगर तुम इस तरह से पढ़ना चाहते हो तो अगर पढ़ोगे तो पहुंच जाओगे, एटलीस्ट यू विल हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ रीचिंग मसूरी। एंड अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो ऑन टेलीग्राम चैनल, तो यूज द कोड or rather use this link tinyurl.com/SiddharthPolity। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं, it is a huge opportunity for all of you। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। If you don't take proactive actions now, you may miss the bus। So use the code SIDLIVE and join my plus classes, either 1 year, 2 year, 3 year plus classes, iconic classes, or optional. The choice is all yours। You're a wise gang of students, my friends। Take a wise decision now। Until next time, my friends, God bless and thank you। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे लिए एक और वीडियो लाऊंगा which will be again related to some or the other international relation, polity, governance or current affairs, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा what is called interconnection। Until next time, my friends, God bless and thank you।